हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपकी यूनिट 3 है इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। उसका जो हमारा पहला चैप्टर लेसन है वो है प्राइम मिनिस्टर। देखिए, आप सभी जानते हैं आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अब इसी पे मैं आपके एजुकेशन के, पॉलिटिकल साइंस के एंड इंग्लिश के वीडियोस डालने वाली हूँ। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। लेट्स स्टार्ट। एवरी मॉडर्न स्टेट हैज़ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए, अब जितनी मॉडर्न स्टेट हैं उन सब में 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। लेजिस्लेचर जो रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, जिसके अकॉर्डिंगली कंट्री रन करती है, मतलब जो सोसाइटी के लोगों, कंट्री के लोगों के लिए रूल बनते हैं। एग्जीक्यूटिव जो वो जो रूल बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। एंड जुडिशरी, जुडिशरी मतलब कोर्ट, ठीक है। वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करती है। फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को मिले हुए हैं उनका प्रोटेक्टर होती है। सो एवरी ऑर्गेनाइज सोसाइटी हैज़ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो कोई भी सोसाइटी रन नहीं कर सकती। फिर तो जिसका जो मनाएगा वो वही करेगा, तो ऐसे तो फिर सोसाइटी ठीक से नहीं चलेगी ना। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर। द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी has resulted in an increased burden on the legislature to enact law for social interest। देखिए, अभी आपने देखा होगा निर्भया का केस हुआ था। निर्भया के केस के बाद कुछ रूल बने थे। तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है वैसे उसके अकॉर्डिंगली लेजिस्लेचर पे बर्डन आता है। उनको कुछ नए रूल बनाने होते हैं, कुछ पुराने रूल में चेंजेस करने होते हैं। सो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इज़ एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के काम क्या है? विच इम्प्लीमेंट्स दी लॉ। देखिए, लॉ बना दिए, लेकिन अगर उनको इम्प्लीमेंट, एक हम स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल में एक लॉ है कि स्कूल में एंटर करने के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा, लेकिन गेट पे कोई खड़ा ही नहीं है। जिस बच्चे का मन आ रहा है वो उठ के निकल के चले जा रहा है। तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ ना। आजकल आप देखते हैं हर गेट पे एक गार्ड होता है। तो गार्ड के होने से क्या होता है कि कोई भी बच्चा एंटर करने के बाद बाहर बिना परमिशन के नहीं जा सकता। अगर उसे जाना है तो या तो पेरेंट्स आएंगे या तो फिर, इस आप सब ने अनुभव किया होगा इसको। लॉज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एन इक्विटेबल मैनर, अदरवाइज दे आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस टू द कॉमन पीपल। अब जो भी लॉ बने हैं वो सबके लिए समान होने चाहिए, ठीक है। उनको सबके ऊपर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर सड़क पे जा रहे हैं, एक गरीब आदमी है, उसने सिग्नल तोड़ा, उसको एकदम पकड़ लो, और एक बहुत रिच पीपल है, रिच पर्सन है, उसको जाने दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज़ टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। जो भी लॉज बनाए जा चुके हैं, जो भी लॉज हैं उस समय, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। द जुडिशरी इज़ द कस्टोडियन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। देखिए, जब भी सोसाइटी में कुछ लोगों के बीच डिस्प्यूट हो, या आप मान सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो कोई डिस्प्यूट, या फिर 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकती है। तो जब भी कोई डिस्प्यूट होती है तो जस्टिस के लिए जुडिशरी का काम है जस्टिस देना। सो देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन दीज वर्क्स इन द एंशिएंट एंड मेडिवल स्टेट। देखिए, पहले टाइम पे क्या होता था, राजा होते थे, वो राजा का ही काम था कानून बनाना, और कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट कराना भी राजा का ही काम था। जस्टिस भी राजा ही देते थे, मतलब ये सारे काम वो अकेले करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ओवर टाइम एज सोसाइटी डेवलप एंड चेंज, द नीड फॉर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क अरोज। एक अकेला आदमी तो सब कुछ एकदम अच्छे ढंग से नहीं कर सकता ना। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे वर्क का डिवीज़न होने लगा, कि मतलब जैसे जस्टिस के लिए एक अलग होना चाहिए इंस्टीट्यूशन, रूल्स बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए,
उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए और अलग से इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो उससे क्या है कि सारा वर्क गवर्नमेंट का बड़े स्मूथली चलता रहता है। इट इज़ अ मीन ऑफ कंप्लीटिंग द increasingly complex task of the state with ease and ease. We will read about the Prime Minister, Parliament and Judiciary in Unit 3, Institutional Functioning. In this chapter, we will study the role, appointment, Prime Minister के role क्या है, Prime Minister को appoint कैसे करते हैं, tenure कितने टाइम के लिए वो अपने ऑफिस में रहते हैं। इंडिया में तो आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर्स के लिए होते हैं और 5 ईयर्स के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। पावर्स क्या पावर्स हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में क्या रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर की। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं, उन्हीं के सजेशन पे प्रेसिडेंट उन सबको मिनिस्टर बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का क्या रोल है, जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है कंट्री के या कोई भी लॉ वगैरह होता है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को उन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। मतलब ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू कैन से डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद प्रेसिडेंट और टेलिंग दीज थिंग्स टू प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर, पार्टी एंड पार्लियामेंट इन इंडियन गवर्नेंस। तो ये यहाँ इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि आप ये थर्ड यूनिट में पढ़ने के वाले हैं। सो अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है ना। देखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट कंट्री हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट हेड होते हैं। नो द अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, आई जस्ट टोल्ड यू, सारी वही चीज़ें हैं। चलिए, प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस आपको पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारी इंडियन गवर्नमेंट वर्क करती है, या कोई भी गवर्नमेंट जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, तो रिटन हो सकता है या रिटन नहीं हो सकते। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। Its main feature is the responsibility of the government, which remains constant towards the constitution and the people through elected representatives. देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन में क्या होता है, कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं, कैंडिडेट्स में को आपको चूज़ करना होता है, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही कैंडिडेट आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के, अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में जाते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव हेड्स, फर्स्ट नॉमिनल और फॉर्मल, देखिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल विच इज़ द प्रेसिडेंट, एंड सेकेंड एक्चुअल विच इज़ यूज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो हमारी जो सरकार है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसमें 2 एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो कंट्री हेड कहा जाता है प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट एक तरह से आप समझ लीजिए कि स्टैम्प की तरह से है, उसको प्राइम मिनिस्टर आराम से लगाते रहते हैं। पर मेन जो काम करने वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जैसे, वैसे तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, 11th-12th में, जैसे आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ये सारे उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रादर द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। आई जस्ट टोल्ड यू ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर नॉर्मली डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए करते तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन नाम किनका होता है, किसके नाम पे किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं, मतलब स्टैम्प प्रेसिडेंट की लगेगी। All executive powers are formally vested in the president। ठीक है, जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी हैं किसके ऊपर, किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के, लेकिन उनको यूज़ कौन करते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर। बट डिसीजंस मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट आर एक्चुअली डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बोला जाता है कि कंट्री हेड है प्रेसिडेंट,
लेकिन जितने भी डिसीज़न प्रेसिडेंट के होते हैं बेसिकली वो डिसीज़न होते किसके हैं, वो डिसीज़न होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एंड प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर। मतलब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ही मेन सब कुछ डिसीज़न लेते हैं, और लास्ट में प्रेसिडेंट का उसमें स्टैंप लग जाता है, मतलब ना किए जा रहे हैं सारे प्रेसिडेंट के नेम पे। प्रेसिडेंट वैसे तो हमारी कंट्री के हेड हैं, लेकिन एज सच उनकी पावर है उनके पास, लेकिन उनका जो रोल है ना वो जस्ट एक नाम का है। In other words, the Council of Ministers headed by the Prime Minister plays the role of de facto executive head. तो executive head कौन है बेसिकली हमारे इंडिया में? Prime Minister. The Prime Minister is the head of the Council of Ministers. जितने भी आपकी Council of Minister होते हैं, Council of Minister आपके डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, होम मिनिस्टर हो जाएंगे, और कितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, उन सब के हेड है प्राइम मिनिस्टर। द लीडर ऑफ पार्लियामेंट, वही पार्लियामेंट के लीडर होते हैं। देखिए लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा की इलेक्शन में जिस भी पार्टी को जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है जिसको मेजॉरिटी मिलती है, उस पार्टी के हेड को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर अपने जो भी उनको अच्छे लगते हैं अपने उन लोगों को वो मिनिस्टर्स बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, और फिर प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज़ की जाती है, सेलेक्ट की जाती है चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स में से। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। द लीडर ऑफ पार्लियामेंट, द लीडर ऑफ द कंट्री, द लीडर ऑफ द पार्टी, एंड द लीडर ऑफ द कंट्री, नॉट द हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट, the leader of the country and the symbol of supreme political power। सबसे ज़्यादा पावर्स हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को है। According to Dr. B.R. Ambedkar, in fact the prime minister is the axis of the entire system. The prime minister is the focal point of the Indian political system. मतलब is so important. The post of prime minister has been mentioned only 3 times in the Indian Constitution। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको इनका नाम सिर्फ 3 बार ही दिखाई देगा। कहाँ पर? फर्स्ट आर्टिकल 74 पार्ट 1 सेंस 74 का 1 फर्स्ट states that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head or to aid and advise the president। Second, according to Article 75, the Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister। तो मतलब Prime Minister को कौन अपॉइंट करेंगे? President करेंगे, और other ministers को भी President करेंगे, लेकिन वो ministers कौन होंगे ये Prime Minister डिसाइड करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर एक बार उनको जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको पोर्टफोलियो दे देते हैं, उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि ठीक से काम नहीं चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा स्मृति ईरानी को पहले कुछ और डिपार्टमेंट दिया गया था, बाद में उनका वो चेंज कर दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर को लगा कि उनका जो पोर्टफोलियो पहले उन्हें दिया गया उसमें वो ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द आर्टिकल 78 प्रोवाइड्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी in the context of giving information to the president that he, देखिए जो भी कुछ होता है उन सब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी हो, लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेसिडेंट को उन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करें। प्रेसिडेंट दैट ही टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन ले उन सबको कम्युनिकेट करना है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। कोई भी अगर लॉ बनाया जाएगा, है ना, या फिर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किस तरह का चल रहा है, वो सब चीज़ें प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेसिडेंट को बताएं।
to furnish such information relating to the administration of the affair of the union and proposal for legislation as the president may call for. President बुला के भी उनसे पूछ सकते हैं. And if the president so requires to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. देखिए इसका क्या मतलब है. इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स, प्रेसिडेंट को लगता है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर, कोई एक ऐसा मैटर है जिसमें किसी मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में डिस्कस नहीं हुआ है, तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि भाई इस पर फिर से आप लोग इसे कंसिडर करें, फिर से इस पर विचार करें. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोस्ट एज सच है ही नहीं. There is no provision for the post of deputy prime minister in the constitution, but in practical politics, prime ministers are appointed. The person to be elected as deputy prime minister is similar to the cabinet minister. जो cabinet minister होते हैं उनको वही सारी facilities सब कुछ वैसा ही मिलता है. So far several deputy prime ministers have been appointed. These are Sardar Vallabhbhai Patel, Morarji Desai, Jagjeevan Ram, Chaudhary Charan Singh, Y.B. Chavan, Chaudhary Devilal, उनको 2 बार बने हैं, twice, and L.K. Advani. चलिए अब करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट. थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो अच्छा है. अब आप लोग के एग्जाम आ रहे हैं सो इट्स बेटर, अच्छे से समझें आप लोग. प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट. The role of the Prime Minister has been prominent in the Indian political history of the last 7 decades. पिछले 70 ईयर से प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में. क्योंकि मेन जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो सब तो प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं, तो उनका रोल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा. द कॉन्स्टिट्यूशन लैक्स एनी क्लियर प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जैसा कोई प्रोसीजर नहीं लिखा कि किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को. आर्टिकल 75 ओनली मेंशंस दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, कैसे करेंगे ये सब नहीं लिखा. हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन. अब वहाँ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ये सारी चीज़ें ऐसा तो नहीं कि किसी भी आदमी को प्रेसिडेंट उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दे. सो हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन. अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हेन जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन द कंट्री, अभी देखा होगा आपने 2019 में इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन में तो लोकसभा इलेक्शन. The head of the majority party in the Lok Sabha, BJP आपको पता है majority party थी, इस कॉल जरूरी नहीं है कि हर बार किसी एक सिंगल पार्टी को ही मेजॉरिटी मिले. अगर किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती और 2-3 पार्टियाँ मिलके फिर गवर्नमेंट बना लेते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को फिर हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. सो द हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोक सभा इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी या जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके लोकसभा इलेक्शन में उनको प्रेसिडेंट बुलाएंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. एंड द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड. उनको फिर प्राइम मिनिस्टर की ओथ दी जाएगी. वैसे होता क्या है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो अपना एक हेड चुनते हैं, एक लीडर चुनते हैं और उस लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. उन्हीं को प्रेसिडेंट कॉल करते हैं ओथ दिलवाने के लिए. इन दिस सिचुएशन द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज पर्सनल डिस्क्रिशन. यहाँ पे ये नहीं कि प्रेसिडेंट को कोई एक चुने हुए लोगों में से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत पसंद है या अच्छा लगता है या उनको लगता है उसको बहुत समझ है तो वो उसको बुला ले. नहीं, वो मेजॉरिटी पार्टी जिसको भी अपना लीडर बनाएंगे वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे. The President exercises his personal discretion in the event that no party has a clear majority in the Lok Sabha. अपना पर्सनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट कब यूज़ कर सकते हैं, कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर किसी भी पार्टी को
क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में ना मिले. इन सच अ सिचुएशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोएलिशन एज द प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, जो भी लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होगा, या कोएलिशन, जैसे 3-4 पार्टियां भी इस मोदी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उनसे पहले जो गवर्नमेंट थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट ही थी, उसमें बहुत सारी पार्टीज़ ने मिलके गवर्नमेंट चलाई थी. चली तो उनकी 5 साल वैसे, बट वही है कि वो गवर्नमेंट में कितने सारे करप्शन घोटाले एंड ऑल हुए थे, सबको पता है. फॉर एग्जाम्पल इन 1989 when no party got a clear majority in the Lok Sabha, Vishwanath Pratap Singh, the leader of the National Front, was appointed Prime Minister. Then Narasimha Rao in 1991, Atal Bihari Vajpayee was appointed Prime Minister in 1998 and 1999. The exercise of personal discretion of President is another situation when the Prime Minister dies accidentally and has no clear successor. देखिए, अब पर्सनल डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट कब और अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ अचानक हो जाए एंड उनका कोई भी क्लियर सक्सेसर नहीं हो, तो उस केस में उनको जो लगे प्रेसिडेंट को कि ये ठीक से सरकार चला पाएंगे, वो उनको कॉल करके प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं. द कोएलिशन इज साइलेंट इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा. सो इट इज़ रिटन हियर इज साइलेंट इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन. उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा. द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट. देखिए, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे अभी मोदी हैं, मोदी तो लोकसभा इलेक्शन दोनों टाइम में जीत के आए हैं, लेकिन इनसे पहले जो थे वो मनमोहन सिंह थे, और आपको पता है मनमोहन सिंह ने तो कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं था. तो उनको क्या किया था, उन्होंने राज्यसभा का मेंबर बनाया था. राज्यसभा के मेंबर आपको पता है इलेक्शन कंटेस्ट करके नहीं आते. तो द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इफ़ ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. हाँ, अगर वो अपॉइंटमेंट के टाइम किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको विद इन 6 months बनना होता है किसी एक हाउस का मेंबर. लोकसभा का तो बन नहीं सकते, इलेक्शन होंगे तभी बनेंगे. हाँ, राज्यसभा का उनको फिर बना देते हैं. जैसे आजकल अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे, तो वो ना तो लोकसभा से इलेक्शन लड़के आए हैं, ना ही वो कोई MLA हैं. तो वहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि 6 months के अंदर अंदर उनको किसी एक, या तो वो MLA का इलेक्शन हो, वो तो है नहीं, तो MLC का इलेक्शन अभी होगा तो वहाँ उनको बनाया जाएगा. सो दैट वो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के लिए वही वैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर के लिए भी होता है. तो 6 months के अंदर उन्हें किसी एक हाउस का मेंबर बनना होता है. देन ही इज़ रिक्वायर्ड टू टेक मेंबरशिप ऑफ एनी हाउस विद इन 6 months. अदरवाइज ही विल नॉट रिमेन इन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर वो फर्दर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे. In other words, we can say that for the post of Prime Minister, it is mandatory to have all those qualifications which have been prescribed in the Constitution of India to be a member of Lok Sabha और Rajya Sabha. लोक सभा और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ही प्राइम मिनिस्टर के केस में भी होंगी. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(4) before the Prime Minister enters upon his office, the President shall administer to him the oath of office. इलेक्शन आपने कंटेस्ट किए, आप जीत गए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी है, मेजॉरिटी पार्टी है, तो ये नहीं कि सीधे से आपको आपकी पार्टी ने लीडर बना दिया कि आप सीधे जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ जाएंगे. नहीं, उससे पहले प्रेसिडेंट को ओथ दिलवानी है. द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ्स of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the 3rd schedule. अब आते हैं टेन्योर, कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, वो ऑफिस में रहेंगे. दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब देखिए ये भी क्या बात है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो रह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता. This does not mean that the president can remove the prime minister from his office at any time. इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को हटा दे. The prime minister's term is not fixed. कहने का मतलब ये कि
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कितने ईयर्स के लिए है. द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड फॉर 5 years एज लॉन्ग एज ही हैज़ अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा. जब तक उनके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, देखिए वैसे 5 year के लिए होता है, या जब तक उनके पास मेजॉरिटी रहे. जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अभी कोई पार्टी वहाँ पर है जो कोई इस तरह की कोalition गवर्नमेंट है. यहाँ पे मैं आपको, जैसे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल स्टेट की तरफ आपको थोड़ा सा खींच के लेके जाती हूँ. अभी आपने देखा होगा बिहार में क्या था, बिहार में आरजेडी और ये कौन है आपका जेडीयू, इन दोनों ने पहले गवर्नमेंट बनाई थी. लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अब आज के टाइम में वहाँ जो गवर्नमेंट है वो किसके, जेडीयू ने अपना उनसे वो वापस ले लिया था, और वहाँ जो सरकार जो गवर्नमेंट उनकी चल रही थी वो वहाँ से हट टूट गई, और फिर बीजेपी ने जेडीयू को सपोर्ट दिया, और आजकल जो गवर्नमेंट है बिहार में वो जेडीयू एंड बीजेपी की है. तो वैसे यहाँ इसने कहा एज लॉन्ग एज ही हैज़ अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा. तो जब तक उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है तब तक गवर्नमेंट रहेगी. अगर ऐसा हुआ कि कोई और उनकी फुल मेजॉरिटी उनके पास नहीं थी, किसी और पार्टी के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, दूसरे जो कोएलिशन गवर्नमेंट के मेंबर थे उन्होंने अपनी वो ले ली, उनसे सपोर्ट वापस ले ली, तो उनको हटना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से. द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा. नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके भी प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है. ऑन जुलाई 10, 1979 यशवंत राव चटन leader of the opposition Lok Sabha moved a motion of no confidence against Prime Minister Morarji Desai. Prime Minister Desai resigned on July 15, 1979. 10 को लाए थे, 15 को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया just before the vote, क्योंकि उनके पास उतना मेजॉरिटी नहीं होगी, as many members of the Janata Party had renounced the membership of the party. Now functions and powers of the प्राइम मिनिस्टर. देखिए प्राइम मिनिस्टर की क्या फंक्शन है और क्या उनकी पावर है, चलिए देखते हैं. इनमें से काफ़ी कुछ तो आपको पता ही है, आप 11th-12th में पढ़ के आए हैं. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द प्राइम मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं. लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ही हैज़ सच पावर्स दैट ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब उन्हीं के चारों तरफ एडमिनिस्ट्रेशन घूमता है. Describing the powers of Prime Minister, Lord Morley wrote that primus inter pares, first among equals, and keystone of the Cobbintach. While Jennings compares him to the sun, he writes that he is rather a sun around which planets revolve. ठीक है ना, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ, सन हुआ ना, सन के अराउंड ही प्लैनेट्स मूव करते हैं, सो इज काइंड ऑफ सन. He is the keystone of the constitution. All roads in the constitution lead to the prime minister. The post of prime minister remains the main focus of power and responsibility in the Indian parliamentary governance system. वैसे तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा हो, लेकिन आपने देखा होगा इनसे मोदी से पहले जो गवर्नमेंट थी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, कोएलिशन गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ बहुत सारे इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, पर वहाँ पे क्या इतने सारे करप्शन केसेस हुए, 2G 3G कितना कुछ हुआ, गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स. तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि अगर मनमोहन सिंह चाहते तो रिज़ाइन कर देते, तो ये सब कुछ नहीं होता, तो शायद कांग्रेस की आज के टाइम में जो सिचुएशन है वो नहीं हुई होती. तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे हों जो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे हर एक के सामने किसी के सामने नहीं झुकते, तो यहाँ इन्होंने कहा है द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स द मेन फोकस ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम. देयर इज़ नो सच पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन हु हैज सो मेनी पावर्स. फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे, राइट द फंक्शंस एंड वर्क एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये भी आया हुआ था आई थिंक तो लास्ट ईयर. तो देखिए फंक्शंस देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की क्या है. पहला है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देखिए उनको प्राइम मिनिस्टर अकेले तो सारे काम नहीं कर सकते,
ठीक है ना। तो उनको अपनी हेल्प के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स को चूज़ करना होता है, जो वेरियस, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, तो उन सबको कौन चूज़ करता है? ये काम प्राइम मिनिस्टर का है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(1) of the constitution, the president appoints the prime minister. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे चूज़ तो प्रेसिडेंट नहीं करना है, लेकिन उनको सजेशन कौन देंगे कि किस किस को बनाना है, वो काम प्राइम मिनिस्टर का है। Appoints the prime minister and constitutes the council of ministers with the advice of the prime minister. In practice, all ministers are indirectly appointed by the prime minister, and he can take anyone in the council of minister. The prime minister tries to give representation to different parts of the country. ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ले रहे हैं वो इलेक्शन जीत के ही आए। देखिए, आपको याद होगा अरुण जेटली लोकसभा का इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखा था। तो प्राइम मिनिस्टर कैन, इन प्रैक्टिस ऑल मिनिस्टर्स आर इनडायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ही कैन टेक एनीवन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ट्राइज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी भी जैसे आपने देखा होगा किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट के हैं, राजस्थान की तरफ से भी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर ने जगह दी है, क्योंकि उनको अपने अपने स्टेट के बारे में अच्छे से पता होता है। स्टेट के बारे में पता होता है उस तरफ की, वो अपने अपने फील्ड में एक तरह से एक्सपर्ट भी होते हैं। जैसे अभी आपने देखा है हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को हेल्थ मिनिस्टर बनाया हुआ है, खुद वो डॉक्टर हैं, तो उनको इन सब बातों के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। द प्राइम मिनिस्टर ट्राइज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, minority caste, etc. by selecting his associate ministers. Distribution of portfolios. अब जो आपने मिनिस्टर चूज़ कर लिए, उसके बाद किसको क्या किसको होम मिनिस्ट्री देनी है, किसको डिफेंस मिनिस्ट्री देनी है, कौन फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर देखेंगे, डिपार्टमेंट देखेंगे, ये सब का जो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नॉट ओनली chooses his colleagues but also distributes portfolios of ministers. He can give any department to any member of parliament and can also change it. मैंने आपको बताया था, स्मृति ईरानी को पहले कुछ दिया था, ऐसे ही हर्षवर्धन को भी पहले कुछ और दिया था। पहले हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो जेपी नड्डा थे, वो अब बन गए हैं इनके बीजेपी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री दे दिया इन्होंने मिस्टर हर्षवर्धन को। तो एनी टाइम ही कैन चेंज इट। चेंजिंग और रीशफलिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफन डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पोजिशन इन द पार्टी। आई होप आपको समझ ही आ रहा होगा। इन पार्लियामेंट में क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को। लाइक द यूके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स द लोकसभा। देखिए, आपको पता है लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। It is in consultation with the Prime Minister that the President orders the session of Parliament to be convened and prorogued. He makes important announcement related to government policies. मतलब जो आपका सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, वो स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट आके सबसे पहले एक पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, लोकसभा को एड्रेस करते हैं। वो जो भी कुछ बोलते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन वो सब उनको लिख के दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ को उनको बोलना होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते वहाँ पे। ही मेक्स इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन द हाउस एंड रिस्पॉन्ड्स टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द अपोजिंग पार्टी, डिफेंडिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। ये सब काम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। ही सेंड्स ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू हिज टीम मेंबर्स थ्रू विप्स and monitors and control them. जो भी उनके अपने मेंबर होते हैं, टीम मेंबर्स। द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम। प्राइम मिनिस्टर को ये भी राइट है कि प्राइम मिनिस्टर जब चाहे प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं या उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप लोकसभा को रिजॉल्व कर दीजिए।
द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, मतलब वो राइट किसी और को नहीं है, टू डिसॉल्व द लोकसभा बाय गिविंग रिटन कंसल्टेशन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये है टू द प्रेसिडेंट, है ना, रिटन में दे देंगे कि भैया आप ये लोकसभा को रिजॉल्व कर दीजिए। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। देखिए, प्रेसिडेंट को कुछ भी बताना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट के बीच का लिंक है। कैबिनेट में क्या चल रहा है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो सारी नॉलेज किसको है? प्राइम मिनिस्टर को। और वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर को बताना है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को अगर कभी कुछ पूछना होता है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं बुलाते, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे। In the Indian parliamentary system, the governance, the Prime Minister acts as a link between the President and the Council of Ministers. He informs the President of the decision taken by the Council of Ministers and puts the President's view before the Cabinet. अब President के क्या views हैं वो Council of Minister को भी Prime Minister ने बताना है, मतलब इसलिए वो दोनों के बीच का link हो गया। Now, Cabinet leader. The Prime Minister is the leader of the Cabinet. ही प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग्स। जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होती है, अभी आप देखते होंगे कोरोना के मामले में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, उन सबको कौन प्रिसाइड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। द कैबिनेट परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सब किसकी लीडरशिप के अंडर करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के। नाउ लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। The Prime Minister performs important functions as the head of the cabinet. It resolves mutual problems, है ना, आपस में अगर कोई प्रॉब्लम हो, conflicts and differences arising in various department. अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई डिफरेंसेस हो जाए, तो उन सबको रिजॉल्व करने का काम प्राइम मिनिस्टर का है। It is an essential condition for efficient and effective administration that there should be cooperation and coordination among these departments. सारे डिपार्टमेंट्स आपस में अगर मिलजुल के अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चलेगा। पर फिर भी अगर कभी उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो उन सबको रिजॉल्व प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। सो ही इज़ अ लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर वर्क्स हार्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ये काफ़ी कुछ प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड पर्सन है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि वो कुछ बोलते होंगे या उन्होंने कभी कुछ बोला, वो हमेशा चुप ही रहे। ही ऑल्सो एक्ट एज एन इंटरमीडियरी फॉर रिजॉल्विंग इंटर डिपार्टमेंटल डिफरेंसेस, वो तो बता ही दिया अभी। विद reference to the president. The prime minister is the chief advisor to the president. ठीक है ना, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर होते हैं। द प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑलमोस्ट एवरी इशू एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय हिम। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, ही गेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ये तुमने भी आपको बताया है कि प्रेसिडेंट को कुछ भी चाहिए होता है वो प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स वेरियस ऑफिसर्स इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। जो बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं उनको जो अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से, किसकी सलाह से कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी कैबिनेट की सलाह से। such as the Attorney General of India, the Controller General and Auditor General of India, the Chairman and members of the Union Public Service Commission, the Election Commissioner and the Chairman of the Finance Commission and its members and other appointments. ये सारे अपॉइंटमेंट वैसे तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इनको प्रेसिडेंट अकेले खुद नहीं कर सकते, उनको प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की कंसल्टेशन के बाद ही किया जाता है। लीडर ऑफ द नेशन। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन। नेशन के लीडर होते हैं। हेड ऑफ नेशन कौन है? प्रेसिडेंट। लीडर ऑफ नेशन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। द एंटायर नेशन इज लुकिंग टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर फॉर गुड गवर्नेंस एंड गाइडेंस। पूरा देश किसकी तरफ देखता है? प्राइम मिनिस्टर की तरफ, प्रेसिडेंट की तरफ नहीं देखते।
Normally, elections in India are also fought in the name of the Prime Minister. For example, Indira Gandhi won the election in 1980. In 1998 Lok Sabha election, the slogan was Ab ki bari Atal Bihari. Similarly, in 2014 Lok Sabha election, the slogan was Ab ki bar Modi Sarkar. And this way, we can say that the voters give importance to the party, but they give more importance to the leader of the party. लेकिन ऐसा स्टेट के इलेक्शन में नहीं है. जिस समय स्टेट इलेक्शन होता है उस समय प्राइम मिनिस्टर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती. आपने देखा होगा अभी जो हमारा दिल्ली का इलेक्शन हुआ था वहाँ पे केजरीवाल जीते हैं. हालांकि जो भी लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली की वो तो हमारे बीजेपी नहीं जीती थी. लेकिन यहाँ जो एमएलए के इलेक्शन हुए थे स्टेट गवर्नमेंट के उसमें केजरीवाल ने. तो यहाँ आपने देखा होगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है तो वहाँ रीजनल इशू होते हैं, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े जाते. हालांकि बीजेपी में होता ही है कि हर स्टेट में वो इलेक्शन में सामने चेहरा प्राइम मिनिस्टर का ही रखते हैं. कहीं चल जाता है उनका गेम, कहीं नहीं चलता. प्राइम मिनिस्टर एंड द पॉलिसी फॉर्मेशन. द पोजिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द क्रिएटर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे कैसे रिलेशन रहेंगे और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ क्या होंगी जिससे सभी लोग का अच्छे से डेवलपमेंट हो. द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ की स्पोक्स पर्सन ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज अ पॉलिसी मेकर. टुडे द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज़ अ मेजर ऑफिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री. देखिए जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है अभी आपने देखा होगा गरीबों के लिए कितनी सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं मोदी सरकार ने. वो उज्ज्वला योजना आपने देखा होगा, उनको फ्री में सिलेंडर वगैरह दिए गए, गैस डिस्ट्रीब्यूट की गई जिससे वहाँ की जो फीमेल हैं उनको डिजीज़ ना हो. नहीं तो बेसिकली लंग्स डिजीज़ होती थी जब वो चूल्हे में रोटी बनाती थी. तो ऑल द रिवोल्यूशनरी डिसीजंस टेकन सच एज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, constitutional amendment etc. were mainly decision taken by the Prime Minister. Generally, the Prime Minister determines all important policies. In all these policies, if he is the chief spokesperson of the government, no, it's not if, he is the chief spokesperson of the government. He participates in important international conferences. In his message to the nation, he presents his government's policies to the public. Prime Minister and emergencies. याद होगा आपको 1975 में इंदिरा गांधी ने emergency लगाई थी. The president is given 3 types of emergency power under Article 352, 356 and 360 of the Constitution of India. But in reality, the president exercises these powers only as per the advice of Prime Minister. For example, the emergency was declared by the President in consultation with the Prime Minister under Article 352 at the time of the Chinese invasion in October 1962 and the invasion of Pakistan on December 3, 1971 and on June 26, 1975 को इंदिरा गांधी ने लगाई थी. Similarly, under Article 356, President's rule in the state is also imposed according to the advice of the Prime Minister. अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट को लग रहा है कि ठीक से काम नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि उस स्टेट में वो प्रेसिडेंट रूल लगाएं. जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में लगा था. According to the 44th constitutional amendment, the president can declare emergency under Article 352 only if the cabinet gives written advice to declare the emergency. Written तो देनी होगी. As the chairman of various commissions and councils, the economic policy of the nation is determined by the Niti Aayog. पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, वो नीति आयोग कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. Along with this, the Prime Minister is also the chairman of National Development Council, National Integration Council, Interstate Council and National Water Resource Council and many more. उन सबके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं. Now it's powers of grace. All high officials of India are appointed by the President on the advice of Prime Minister.
In the context of national service in important areas, honorable titles Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Shri, etc. are distributed on the recommendation by Prime Minister to the President. Thus, we can say that the post of Prime Minister is the most important post in parliamentary governance system. In this context, Dr. Bhimrao Ambedkar says that if any functionary under our constitution is to be compared with the US President, he is the Prime Minister and not the President of the Union. देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसके बाद का, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड वंस अगेन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. ओके, थैंक यू.